बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीना टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस में, क्या पाकिस्तान ने अपना रुख बदलने का फ़ैसला कर लिया है और पाकिस्तान कौन सी साइड ले रहा है, और ना चाहते हुए भी इस हाल में पूरी दुनिया में ब्लॉग्स को तरतीब दिया जा रहा है और हर एक मुल्क पर ये वाज़ह है कि वो किसी न किसी ब्लॉग का हिस्सा बनेगा। आइदर वो चाइना और रशिया के साथ जाएंगे या फिर अमेरिका और इसराइल के साथ जाएंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस बारे में क्या सोचते हैं कि फ़्यूचर किस तरफ होगा और किन ममालिक के साथ शराकत दारी कायम की जाएगी। और इसी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस इंतहाई अहम दौरा था। 2018 से जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं तब से लेकर अब तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दौरे किए हैं, लेकिन ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला दौरा था। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मास्को इंतहाई गैर मामूली माहौल में मुकम्मल हुआ, क्योंकि वज़ीर आज़म की मास्को में मौजूदगी में ही सदर पुतिन ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। जब से इससे पहले भी अमेरिका ने सबसे पहले कहा था कि रशिया 16 तारीख को यूक्रेन पर हमला कर देगा, जो कि ये बात मुकम्मल तौर पर झूठ निकली। उसके बाद अमेरिका ने 18 तारीख का इंदिया दिया और उसके बाद 22 तारीख का भी कहा, लेकिन ये सब इतलात झूठी निकली और रूस ने यूक्रेन पर उस वक्त हमला किया जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रशिया के सरकारी दौरे पर थे और 24 फरवरी को हुआ। और इस हमले के ऐलान को वज़ीर आज़म और उनके वफ़द ने अपने होटल में टीवी पर सुना। जब दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई तो रूस की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज यूक्रेन पर तीनों इतराफ़ से हमला शुरू कर चुकी थी। वज़ीर आज़म के दौरा की टाइमिंग पर मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया बिलखसूस भारत में तबसरे हुए और दौरा के वक्त को नामुनासिब करार दिया गया। वज़ीर आज़म का दौरा दरअसल कई माह पहले से तय था, लेकिन इसकी तारीख़ों का ऐलान शायद इस्लामाबाद के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। मास्को को अमेरिका और नेटो इत्तेहाद सज़ा देने और अछूत बनाने की धमकियां दे रहा है, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान के अमेरिका और नेटो के पुराने इत्तेहादी होने की हैसियत से वज़ीर आज़म को दूरों के दौरे को देखने की कोशिश हुई। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म के इस दौरा के शेड्यूल को मुरतब करते हुए दफ्तर खारजा ने माहौल और इसके असरात ज़रूर जांचे होंगे। अगर ऐसा ही है तो ये दौरा दुनिया के लिए एक अहम पैगाम है, लेकिन अगर मुल्की सियासत माहौल में दौरा मास्को को इस्तेमाल करने की कोशिश हुई तो ये खारजा पॉलिसी में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। नाज़रीन, इसके साथ साथ अहम बात यह है कि इस दौरे से पहले मुल्क की एक और ताकतवर शख्सियत ने ब्रसल्स और वाशिंगटन का दौरा किया था। अगर दौरा मास्को मशावरत के साथ किसी हिकमत अमली का हिस्सा है तो बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ देने और 9/11 के बाद अमेरिका के नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा रखने वाले मुल्क का रूस के साथ इस नाजुक वक्त में कुर्बत बढ़ाना और उसे ज़ाहिर करना बिल्कुल नया मंजरनामा है, जिसकी तवक्को भी शायद नहीं की जा रही होगी। और पाकिस्तान इस वक्त रूस यूक्रेन की जंग में अपनी पोजीशन वाज़िया कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान का पोजीशन वाज़िया करना भारत के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत अभी तक किसी स्टैंड पर नहीं पहुंचा, जबकि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक भारत हमेशा अमेरिका का साथ देगा। इसी वजह से कल शाम वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन की मुलाकात के बाद सदर पुतिन ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा ऑफिस को मुतल्ला किया कि वो वज़ीर आज़म मोदी से बात करना चाहते हैं और इस मुतल्लिक बात करना चाहते हैं कि वो रशिया यूक्रेन जंग में क्या वो रशिया के साथ है या फिर अमेरिका का साथ दे रहा है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनकला जिन हालात में हुआ और पाकिस्तान, चाइना, रशिया ने अफ़गान तालिबान को जिस तरह बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में मदद दी,
اس کو دلیل بنا کر یہ کہا جا سکتا ہے روس کے ساتھ گرم جوشی اور قربت نہیں، لیکن یہ دلیل ایک کمزور دلیل ہے۔ افغانستان کے معاملے پر تینوں ملکوں کا تعاون مشترکہ مفادات کے لیے تھا اور اسے روس پاکستان قربت یا گرم جوشی نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، یوکرین تنازع جس طرح سے دنیا کو متاثر کرنے جا رہا ہے وہ خارجہ امور کے ماہرین اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈکا چھپا نہیں۔ اس تنازع کو تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ بھی بتایا جا رہا ہے، اگرچہ ورلڈ وار ابھی دور ہے۔ فی الوقت اسے دوسری سرد جنگ کا نام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ روس اور اس کی حمایت کرنے والے ملکوں پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے پابندیوں کے اعلانات شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی امریکن صدر جو بائیڈن اس بات کا عندیہ دے چکے ہیں کہ وہ روس پر سخت سے سخت پابندیاں لگائیں گے اور اسے دنیا میں تنہا کر دیں گے۔ اسی موقع پر ناظرین، صدر بائیڈن نے روسی ہم منصب کو بین الاقوامی سطح پر اچھوت بنانے کی دھمکی دی اور روس کو دنیا کے مالیاتی نظام سے الگ کرنے کی پہلی کڑی کے طور پر اسے ڈالر اور جاپانی ین میں لین دین سے ہر ممکن روکنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ سرد جنگ کی ابتدا ہے۔ ناظرین، یوکرین کی جنگ دراصل امریکہ، روس اور چین کے درمیان بالادستی کی کشمکش ہے اور دنیا کو چلانے کے لیے نئے نظام کی تشکیل کی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس نئی سرد جنگ میں بالکل مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ امریکی بالادستی کے خاتمے کے لیے اب بننے والا روس چین اتحاد 1950 کی دہائی کے چین سوویت بلاک سے مختلف ہے۔ سوویت یونین بلاک کے برعکس اب روس یورپ کا سب سے بڑا گیس سپلائر کرنے والا ملک ہے، جبکہ چین بھی روس کا غربت اور جنگ سے تباہ حال شراکت دار نہیں بلکہ دنیا کی معیشت کا پاور ہاؤس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی چائنا دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت رکھنے والا بھی ملک ہے، جسے آئندہ دنیا کی سپر پاور بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یوکرین میں فوج داخل کرنے سے پہلے روس کے صدر پیوٹن کے مطالبات کیا تھے؟ ان پر غور کیا جائے تو سیدھا اور صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ سرد جنگ کے بعد یورپ کی سیکیورٹی کے لیے تشکیل دے رہے ہیں، سیکیورٹی معاملات کو بدلنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور یوکرین میں فوج داخل کر کے صدر پیوٹن نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ معاشی پابندیوں اور یورپی تحفظات کو خاطر خواہ میں نہیں لائے اور بزور طاقت بات منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ یوکرین جنگ کے لیے روس نے چائنا کے بارڈر کو تقریباً خالی چھوڑ کر تمام افواج یوکرین محاذ پر لگا رکھی ہیں، جس سے صدر پیوٹن کا بیجنگ پر اعتماد جھلکتا ہے۔ روس اور چین باضابطہ اتحادی نہیں، لیکن اپنے مفاد میں گلوبل آرڈر کو تبدیل کرنے کے لیے باہم تعاون کر رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ دنیا کے دو مختلف خطوں میں جہاں اس کے گہرے سیکیورٹی اور معاشی مفادات جڑے ہیں، بیک وقت دو فریقوں سے نبر آزما ہے۔ بائیڈن انتظامیہ اس بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور فوجی اخراجات میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا۔ طویل جنگوں کے بعد واپس بلائے گئے فوجیوں کو دوبارہ بیرون ملک منتقل کرنا پڑے گا، اور بائیڈن ایسا کر بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یورپ کے بینکنگ سسٹم کو رواں رکھنے کے لیے ماسکو کی گیس پر انحصار کم کرنے کے راستے بھی تلاش کرنا پڑیں گے، اور اسی لیے انہوں نے قطر سے بھی رابطہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ یورپ کو زیادہ سے زیادہ گیس سپلائی کرے تاکہ رشیا پر انحصار کم کیا جا سکے اور یورپ رشیا کے دباؤ میں نہ آ سکے۔ ناظرین، امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے صدر پیوٹن کو کمزور نہیں سمجھا تھا اور وہ ان کے اس سے بھی بڑے اقدام کی توقع کر رہے تھے، لیکن اگر صورتحال کا بغور جائزہ لیں تو امریکہ اور نیٹو پچھلے کئی ماہ سے جاری کشمکش کو اس قدر سنجیدہ نہیں لے رہے تھے اور وہ یوکرین پر براہ راست حملے کی توقع نہیں رکھتے تھے، اگرچہ پچھلے 2 سے 3 ہفتوں سے یوکرین پر حملے کی تاریخیں بھی امریکی انٹیلیجنس نے بتانا شروع کر دی تھی، جو کہ سب سے پہلے 16 فروری، اس کے بعد 18 اور پھر 22 تاریخ کا کہا گیا تھا۔
नाजरीन, अमेरिका का ख्याल था कि सदर पुतिन क्रीमिया और डोंबास जैसी कोई छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करेंगे और यूं एक आज़ाद मुल्क पर हमले का इम्कान शायद उन्होंने नहीं देखा था। रूस या सदर पुतिन को कमज़ोर ना समझने का दावा इस लिहाज से भी गलत है कि अमेरिकी इंतज़ामिया चीन को असली चैलेंज करार देती रही हैं, जबकि रूस को कम ख़तरनाक कहा जाता रहा है। नाजरीन, सदर बाइडन रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाकर चाइना के मुकाबले पर तवानाइयाँ और वसाइल खर्च करने का मंसूबा रखते थे। इसलिए अब उनका ये कहना कि उन्होंने पुतिन को कमज़ोर नहीं समझा सियासी बयान है, जो कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और इसके मंसूबे को सराहा था। रूस के साथ ऐसी ताल्लुकात बेहतरी के लिए सदर बाइडन ने अपने हम मनसब के साथ पिछले साल जून में सरबराही मुलाकात भी की थी और न्यू स्टार्ट माहदे में 5 साल तोसी पर भी इत्फाक किया था। नाज़रीन, बाइडन ने वस्ती एशिया में रूस के फ़ौजी अड्डों को इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी पर नज़र रखने की तजवीज़ पर भी गौर किया था। यूँ वाज़िया हो गया कि सदर बाइडन ने अंदाज़ा लगाने में कई गलतियाँ की, जो कि अब इन्हें भुगतना पड़ रही हैं और अब वो यूक्रेन की मदद करने से भाग रहे हैं। अब यूक्रेन पूरे यूरोप, इसराइल और अमेरिका को बुला रहा है कि आएँ और हमारी मदद करें और हमें फ़ौजी ताकत फराहम की जाए और हमें रशिया से बचाया जाए। लेकिन इस सिलसिले में यूरोप, इसराइल, अमेरिका कोई भी आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि सबके अपने अपने मफादात जुड़े हैं। और नाजरीन, सदर पुतिन अमरीकी अंदाज़ों से ज़्यादा होशियार निकले और उन्होंने वाशिंगटन की तवज्जो किसी और तरफ पाकर बेलारूस और यूक्रेन को अपने ज़ेर असर लाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी और आज वो यूक्रेन को कब्ज़े में लेकर यूरोप और नेटो के दरवाज़े पर आ खड़े हैं। नाजरीन, आप ये बात सुनकर मज़ीद हैरान होंगे कि रूस और चाइना कभी मिसाली इत्तेहादी नहीं रहे। यूक्रेन पर हालिया हमलों में भी बीजिंग के पुराने और मुस्तकिल मौक़िफ़ से मेल नहीं खाता कि मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए और इनके मामलात में दखलंदाजी से भी गुरेज़ किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बीजिंग इस बार मॉस्को की हिमायत में खड़ा नज़र आता है और चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान हुआ चिंग यांग ने रूस को जारा मुल्क कहने से गुरेज़ किया और कहा कि मॉस्को को इश्तियाल दिलाया गया और इसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। इसके बाद नाज़रीन, सदर बाइडन ने जमहूरी मुल्कों के इत्तेहाद या ब्लॉक की पॉलिसी के तहत इक़्तिदार में आए हैं। यूँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका ख़ुद दुनिया को 2 धड़ों में तकसीम करने पर कारबंद है। अमेरिका ने जमहूरियत को अपने मकासद के हसूल के लिए हथियार बना रखा है। जहाँ चाहता है जमहूरियत की हिमायत के बहाने एहतजाज और तहरीकें बर्पा करवा देता है और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनवाता है। सोवियत यूनियन की साबिका रियासतों में भी इसकी यही पॉलिसी रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की इसी पॉलिसी के तहत मज़ाहिया अदाकारी से सदारत तक पहुँचाएगी। बीजिंग अमेरिका के इस जमहूरी एजेंडे को ख़तरा समझता है और हांगकांग में हालिया एहतजाज की साल भी इसी बज़ोर ताकत ऐसी किसी को दबाने की पोजीशन में आ चुके हैं। नाज़रीन, बीजिंग ने जनूबी बहिरा चीन में फ़ौजी अड्डे बनाने के साथ साथ दूर दराज फ़ौजी अड्डों के हसूल पर काम तेज़ कर रखा है। बेल्ट एंड रोड मंसूबे भी शामिल दुनिया की कई बंदरगाहें इसके मुस्तकिल फ़ौजी अड्डों में बदल सकती हैं। यूक्रेन जंग के नतीजे में अमेरिका और इत्तेहादियों ने मॉस्को पर जो माशी और टेक्नोलॉजी पाबंदियाँ आयद की, उनके नतीजे में रूस का चीन पर इन्हिसार बढ़ेगा और दोनों का इत्तेहाद और मजबूत होगा। और नाजरीन, इस इत्तेहाद में जो सबसे बड़ा तीसरा पार्टनर है वो पाकिस्तान है, क्योंकि जिस तरह चाइना का रशिया से एक अहम इत्तेहाद है, इसी तरह चाइना का पाकिस्तान से भी एक बहुत पुराना और मजबूत इत्तेहाद कायम है। और जो भी मुल्क चाइना से
अच्छे ताल्लुकात चाहता है उसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से होकर गुज़रता है। जिस तरह हाल ही में पाकिस्तान ने चाइना और तुर्की के ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया था, और इसी तरह पाकिस्तान ने चाइना और अरब मामलात में भी एक अहम किरदार अदा किया और अरब ममालिक को चाइना के करीब लाने में किरदार अदा किया। नाज़रीन, यूरोप का तवानाई के लिए रूस पर इन्हिसार भी एक बड़ा मसला है, और तवानाई का मसला अब कौमी सलामती में शामिल हो गया है। नेटो इत्तेहाद भी मुस्तकिल इसी मसले का शिकार रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में फ़ौजी अखराजात की वजह से बिखर सकता है। जैसे माजी में साबिक सदर ट्रंप नेटो को तफसीली करार देकर दफाई रकम बढ़ाने के लिए दबाव डालते थे। यूरोपीय मुल्क भी दफाई अखराजात में इजाफे से इख्तलाफ का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, यूक्रेन पर रूस का कब्ज़ा हो गया तो रूस की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के सरहद पर होंगी, जबकि मोल्डोवा पर भी रूसी कंट्रोल का खदशा है। सबसे ज़्यादा ख़तरा बाल्टिक रियासतों को होगा। रूस एस्टोनिया और लाटविया का पहले ही हमसाया है, जबकि बेलारूस के रास्ते वो लुफ्थानिया तक भी रसाई रखता है। यूक्रेन पर रूस का कब्ज़ा मुकम्मल होने के बाद बाल्टिक रियासतों के दफा का सवाल फिर से सर उठाने लगेगा। दूसरी तरफ चीन यूक्रेन के तजर्बे के बाद ताइवान के साथ भी ऐसा ही सलूक करने का सोच रखता है। और नाज़रीन, ये सिचुएशन भी सेम कश्मीर के साथ मिलती है। जिन ममालिक ने अपने इलाकों को हासिल करना होता है वो हमेशा लड़कर ही हासिल करते हैं। कभी भी सिर्फ झंडे उठाकर कोई भी मुल्क आपको अपनी ज़मीन वापस नहीं देता, आपको इसके लिए लड़ना पड़ता है। नाज़रीन, ताइवान पर कब्ज़ा मशरक़ी एशिया में चीनी बालादस्ती के लिए अहम है, और अगर ताइवान बीजिंग के काबू में नहीं आता तो मशरक़ी एशिया पर बालादस्ती मुश्किल होगी। ताइवान पर चीन का कब्ज़ा हो गया तो खित्ते के बाकी मुल्क मदद के लिए अमेरिका की जानब देखेंगे, लेकिन अमेरिका ने कभी अपने इत्तेहादियों की मदद नहीं की। वो हमेशा ऐन मौके पर आकर अपने इत्तेहादियों को धोखा दे देता है और उसके इत्तेहादियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इसकी ताज़ा मिसाल यूक्रेन आपके सामने है। सबसे पहले अमेरिका ने ही यूक्रेन को जंग करने पर उकसाया, और अब मदद मांगने पर ही वो मुस्तकिल पीछे हट रहा है और यूक्रेन की किसी भी तरीके से मदद नहीं की जा रही। इससे पहले नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ भी हमेशा यही किया। 20 साल पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, हमारे फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल किए, हमारी ज़मीन इस्तेमाल की, हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की, और 20 साल हमें इस्तेमाल करने के बाद हर तरफ यही कहा कि पाकिस्तान ने डबल पॉलिसी खेली है और अमेरिका को शदीद नुकसान पहुँचाया है। तो नाज़रीन, हर कोई ये जानता है कि अमेरिका की दोस्ती से ज़्यादा दुश्मनी बेहतर है, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना वो अपने दोस्तों को पहुंचाता है। नाज़रीन, दुनिया में बदलते हुए सिक्योरिटी मंजरनामे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा मास्को पाकिस्तान के लिए क्या रंग लाएगा, ये देखना अभी बाकी है। ताहम ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस दौरे के लिए उजलत दिखाई गई जो कि मुनासिब नहीं थी। किसी भी कैंप का हिस्सा बनने से पहले हिकमत अमली तय की जानी चाहिए, और ये हिकमत अमली किसी फ़र्द को तश्कील देने का इख्तियार नहीं। इसके लिए अवाम के नुमाइंदा फ़ोरम पार्लियामेंट से रहनुमाई ली जानी चाहिए। तो नाज़रीन, देखते हैं कि मुस्तकबिल में इस मुलाकात और इस दौरे का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।